हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बारे में। तो आज की ये वीडियो ऑल कोर्सेज के लिए, यानी चाहे आप सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जिस भी सेमेस्टर में हो, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस पूरी बुक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अभी तक आपके एग्जाम में इस बुक से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हमें अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्जाम में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके क्वेश्चन पेपर के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट करते हैं कि आप हमें एग्जाम पैटर्न भी बताया कीजिए, जिससे कि हमें ये आइडिया हो सके कितने नंबर का पेपर आता है, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और कितने टाइम में अटैम्प्ट करना होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये आपका इमोशनल इंटेलिजेंस का पेपर है, 70 मार्क्स का पेपर है और ये 2 पार्ट्स में आता है। पार्ट ए 30 नंबर का होता है, पार्ट बी 40 नंबर का होता है। दोनों ही पार्ट करना कंपलसरी होता है। और जैसा कि आप देख सकते हो, 2 घंटा 30 मिनट आपको टाइम दिया जाता है इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट करते हैं कि हम किस लैंग्वेज में अपना पेपर दे सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश, आप किसी भी लैंग्वेज में अपना पेपर दे सकते हो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो पूरा पेपर इंग्लिश में लिखिएगा, अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो पूरा पेपर हिंदी में दीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पार्ट ए होता है वो 30 नंबर का आता है, जिनमें जो पहला क्वेश्चन करना है वो कंपलसरी होता है और हर एक क्वेश्चन 10 मार्क का होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पार्ट बी के बारे में, पार्ट बी 40 नंबर का होता है। इसमें आपको 4 क्वेश्चन मिलते हैं और हर एक क्वेश्चन 10 मार्क का होता है। तो आइए हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये आपका सिलेबस है और मैं आपको बताना चाहूँगा ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस है। इसके अंदर अगर हम यूनिट की बात करें, टोटल आपको 4 यूनिट्स पढ़नी होती है। तो आइए हम देखते हैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस को। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस है। तो आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आप देख रहे हैं मेरा चैनल बीरे स्टडी पॉइंट, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं शॉर्ट नोट के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं शॉर्ट नोट के ऊपर। एक एक करके हम इन सभी को डिस्कस करेंगे। इन सभी में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन देंगे, जिसमें हम बताएंगे कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, इसका मतलब होता है अपनी भावनाओं को पहचानना, समझना और उन्हें कंट्रोल करना, और इसके साथ ही दूसरों की भावनाओं को भी समझना और उनके साथ सहानुभूति रखना। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर कोई दोस्त चुपचाप है लेकिन वो अंदर से दुखी है, तो अब एक इमोशनल इंटेलिजेंस व्यक्ति उसके हाव भाव से उसकी सिचुएशन को समझ लेता है और उसकी हेल्प करता है। यही सहानुभूति और समझ का भाव है। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें ये सिखाता है कि हम कैसे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन बना सकते हैं और मेंटली स्ट्रांग बन सकते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को लेके काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने अपने अपनी डेफिनेशन दी है। तो आइए उनमें से 1 से 2 डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। तो सलोवी और मेयर के अनुसार इन्हें भावनात्मक बुद्धिमत्ता का जन्मदाता भी कहा जाता है। इनके अकॉर्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस वो एबिलिटी है जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी और दूसरों की भावनाओं को, फीलिंग्स को पहचानता है और उनको एनालाइज करता है, और एनालाइज करने के बाद उनका यूज़ वो अपने ओपिनियन और वर्क को डायरेक्शन देने के लिए करता है। तो अब हम बात करते हैं डैनियल जी की डेफिनेशन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डैनियल गोलेमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस को आम लोगों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बनाया। उनके अकॉर्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है खुद की फीलिंग्स को जानना, उन्हें कंट्रोल करना, दूसरे की फीलिंग्स को समझना और सामाजिक संबंधों में कुशलता हासिल करना। तो आइए हम बात करते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता के इम्पोर्टेंस के बारे में, या फिर आप कह सकते हो कि इसकी नीड क्यों है, हमें इसकी क्यों आवश्यकता है। तो फर्स्ट है अच्छा नेतृत्व यानी लीडरशिप स्किल्स। सेकंड है मजबूत रिश्ते मतलब बेटर रिलेशनशिप। थर्ड है आत्मविश्वास और विश्वास यानी कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट। फोर्थ है झगड़ों का समाधान
मतलब कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। फिफ्थ है सकारात्मक कार्यस्थल यानी पॉजिटिव वर्क प्लेस। सिक्स्थ है समय प्रबंधन मतलब टाइम मैनेजमेंट। सेवेंथ है आर्थिक सुधार यानी बेटर कैरियर एंड फाइनेंस। एट्थ है संतुलित जीवन मतलब बैलेंस्ड लाइफ। और लास्ट है आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल एंड मोटिवेशन। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अच्छा नेतृत्व यानी लीडरशिप स्किल्स के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बंदा अपने टीम मेंबर्स की फीलिंग्स को समझता है, उनसे सहानुभूति रखता है और उन्हें सही डायरेक्शन दिखाता है, वही एक सच्चा लीडर बनता है। इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से एक लीडर सिर्फ ऑर्डर नहीं देता, बल्कि सभी की बात को सुनता है, समझता है और एक मोटिवेशन वाला माहौल बनाता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ के तनाव को समझता है, उनके टेंशन को समझता है, तो वो उन्हें बेहतर तरीके से काम करने के लिए हेल्प कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है। तो नेक्स्ट है मजबूत रिश्ते मतलब बेटर रिलेशनशिप। तो इमोशनल इंटेलिजेंस हमें ये सिखाता है कि हम कैसे अपने फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स और समाज में, सोसाइटी में दूसरे लोगों के साथ अच्छा रिलेशन बना सकते हैं। जब हम दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं और उनसे जुड़ते हैं, उनकी फीलिंग्स को महसूस करते हैं, तो जो रिश्ते होते हैं, जो रिलेशनशिप होते हैं, वो और भी ज़्यादा गहरे हो जाते हैं। तो थर्ड है आत्मविश्वास और विश्वास यानी कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भावनात्मक रूप से समझदार व्यक्ति शांत, संतुलित और आत्मविश्वासी होता है। वो खुद पर और दूसरों पर ट्रस्ट करता है। इससे वर्क प्लेस पर जो विश्वास होता है, जो ट्रस्ट होता है, वो बढ़ता है। नेक्स्ट है झगड़ों का समाधान यानी कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस से हम अपने और दूसरों के नेगेटिव फीलिंग्स जैसे एंग्री, गुस्सा, ईर्ष्या, इन सबको आइडेंटिफाई करके कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे दो दोस्तों में बहस के बाद एक इमोशनल इंटेलिजेंस बंदा आता है और वो उस पूरी सिचुएशन को समझता है और बिगड़ने से रोक देता है, बल्कि वो उन दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज़ करवा देता है, उन दोनों के बीच रिजोल्यूशन, जो कन्फ्लिक्ट हो रहा था, जो झगड़ा होता है, उसका समाधान करा देता है। तो इसका फिफ्थ पॉइंट है सकारात्मक कार्यस्थल यानी पॉजिटिव वर्क प्लेस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसा माहौल बनाता है जहाँ सब के सब लोग मिलकर काम कर सकते हैं। लोगों में सहनशीलता, विनम्रता और सहयोग की भावना डेवलप होती है और ऐसे इन्वायरमेंट में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। नेक्स्ट है समय प्रबंधन मतलब टाइम मैनेजमेंट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप अपनी फीलिंग्स को समझते हैं, तो आप जान पाते हैं कि किस काम को पहले करना है और किसे बाद में। आपका दिमाग क्लियर रहता है और आप टाइम का सही उपयोग कर पाते हो। नेक्स्ट है आर्थिक सुधार मतलब बेटर कैरियर एंड फाइनेंस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस कैरियर में सक्सेस का एक की है। ये नेटवर्किंग, डिसीजन लेने और अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानने में हेल्प करता है। जो लोग इमोशनल रूप से मजबूत होते हैं, वो इंटरव्यू, टीम वर्क और कस्टमर लीडिंग में बेहतर परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है संतुलित जीवन यानी बैलेंस्ड लाइफ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस से मेंटली पीस मिलता है, शांति मिलती है। एक व्यक्ति अपने फीलिंग्स को कंट्रोल रखता है, जिससे कि वो अपनी लाइफ में स्ट्रेस फ्री होता है, उसे स्ट्रेस नहीं होता, तनाव नहीं होता और वो हैप्पीनेस को एंजॉय करता है, खुशियाँ बढ़ती हैं। तो लास्ट है आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल एंड मोटिवेशन। तो मैं आपको बता दूं कि इमोशनल इंटेलिजेंस हमें ये सिखाता है कि हम कैसे खुद को सेल्फ मोटिवेट रख सकते हैं, हर मुश्किल, हर हालात में खुद पर कंट्रोल बनाए रख सकते हैं और अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अपने टारगेट से भटकने से हम बच सकते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे एग्ज़ाम में कम नंबर आने के बाद भी आप हार नहीं मानते, क्योंकि आप अपने फीलिंग्स को समझते हो, खुद को फिर से मोटिवेट करते हो एक बार और एफर्ट करने के लिए, प्रयास करने के लिए। तो आइए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी पावर है जिससे हम मेंटली, सोशली हर तरीके से स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल बनाती है। ये आईक्यू से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि ये आपको खुद के साथ साथ सोसाइटी के प्रति भी जागरूक बनाता है, अवेयर करता है। तो इसलिए हमें हमेशा खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए, जिससे कि हम अपने लाइफ में अच्छा कर सकें। तो आप भी खुद पर कंट्रोल कर स्ट्रेस फ्री,
मोटिवेट होकर एक टॉपर वाली फीलिंग लेके एग्ज़ाम देने जाइएगा। मैं प्रार्थना करूँगा कि आपका एग्ज़ाम बढ़िया जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आप सभी को अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से नोट्स को ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद जितने भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में पूछे गए वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस पीडीएफ के अंदर मिलने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसके जो आंसर है ये काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके बनाए गए हैं। और अगर आप इन आंसर को अपने एग्जाम में लिखते हो तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाओगे। ये बहुत ही एक्यूरेट आंसर हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं सहयोग और टीम में भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस की भूमिका के बारे में। यानी इसके अंदर हम समझेंगे कि किस तरीके से जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो टीम वर्क में एक अहम भूमिका निभाता है, एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, उसको समझना है। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन देंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि अपनी और दूसरों की फीलिंग्स को समझना, उन्हें कंट्रोल करना और इंटेलिजेंटली रिएक्ट देना किस तरीके से टीम वर्क को मजबूत करता है। जब हम किसी टीम में काम करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ टेक्निकल एबिलिटी नहीं चाहिए होती है बल्कि वहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। टीम वर्क में भावनात्मक बुद्धिमत्ता व्यक्ति को एक अच्छा श्रोता, सहयोगी, मार्गदर्शक और समझदार मेंबर बनाता है। तो आइए अब हम समझते हैं टीम वर्क में इमोशनल इंटेलिजेंस के इम्पोर्टेंस के बारे में, इसकी भूमिका के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस के कई ऐसे पहलू हैं जो कि टीम को सक्सेस दिलाने में हेल्प करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे स्व प्रबंधन यानी सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में। फिर हम बात करेंगे सामाजिक जागरूकता यानी सोशल अवेयरनेस के बारे में। इसके बाद हम समझेंगे सामाजिक कौशल यानी सोशल स्किल्स के बारे में। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। इसका मतलब है खुद की फीलिंग्स, प्रोसेस और लिमिटेशंस को जानना। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे अगर किसी टीम में किसी मेंबर को जल्दी गुस्सा आता है तो उसे ये ट्राई करना चाहिए कि वो टीम मीटिंग में शांत रहे। नेक्स्ट है स्व प्रबंधन यानी सेल्फ मैनेजमेंट। इसका मतलब है अपनी फीलिंग्स को बैलेंस रखना, स्पेशली टेंशन और कन्फ्लिक्ट के टाइम पर। ऐसे व्यक्ति तनाव के समय में भी समाधान खोजते हैं, ना कि बहस करते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे अगर टीम ने कोई डेडलाइन मिस कर दी तो इमोशनल इंटेलिजेंस व्यक्ति दूसरों पर दोष लगाने की बजाय सॉल्यूशन ढूंढेगा। नेक्स्ट है सामाजिक जागरूकता यानी सोशल अवेयरनेस। इसका मतलब है दूसरों की भावनाओं को समझना, उनकी बातों को सहानुभूति से सुनना। जब आप टीम मेंबर्स की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट देते हैं तो वो आपके साथ खुल के काम करते हैं। ये ट्रस्ट और रिस्पेक्ट के इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे अगर कोई मेंबर उदास है तो उसे टोकने की बजाय उसके काम में मदद करना, उसकी बात को सुनना टीम के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो लास्ट है सामाजिक कौशल यानी सोशल स्किल्स। तो दूसरे की भावनाओं को पहचानना, सहानुभूति रखना, टीम के हर सदस्य को समझना और उसकी परवाह करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे अगर किसी टीम में किसी मेंबर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो गिर जाता है तो उसे मोटिवेट करना एक इमोशनल इंटेलिजेंस व्यक्ति की पहचान है। तो आइए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि टीम वर्क का मतलब सिर्फ काम को बांटना नहीं, बल्कि इसका मतलब है इमोशंस को बांटना और समझना। इमोशनल इंटेलिजेंस वो फॉर्मूला है जो कि टीम को एकजुट करता है, पावरफुल बनाता है और सक्सेसफुल बनाता है। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।
तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और तो आइए अब हम बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के सामाजिक पहलू के बारे में, यानी सोशल साइड ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। तो इसके अंदर सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन देंगे जिसमें हम बताएंगे कि सामाजिक बुद्धिमत्ता यानी सोशल इंटेलिजेंस का मतलब है दूसरे की फीलिंग्स को समझना प्लस उनसे अच्छे से बात करना और अच्छे रिलेशन बनाना, रिलेशन को संभालना। हमें लोगों से बात करनी होती है, उनके इमोशंस को समझना होता है और उनके साथ इज्जत और समझदारी से पेश आना होता है। इसी को कहते हैं सोशल इंटेलिजेंस। डैनियल गोलेमैन जो इमोशनल इंटेलिजेंस के बड़े लेखक हैं, वो कहते हैं लोगों को सही से समझने के लिए हमें अपने दिमाग से ज़्यादा दिल से महसूस करना होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के सोशल साइड के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सहानुभूति यानी एम्पैथी के बारे में, फिर हम समझेंगे प्रभावी संचार यानी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे सही समय पर सही कार्य यानी सोशल टाइमिंग के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे समस्या समाधान मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। इसके बाद हम समझेंगे सामुदायिक भागीदारी मतलब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बारे में। फिर हम समझेंगे साहस यानी करेज के बारे में और लास्ट में हम बात करेंगे सांस्कृतिक और सामूहिक मूल्य के बारे में यानी कल्चर एंड ग्रुप वैल्यूज़ के बारे में। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सहानुभूति यानी एम्पैथी के बारे में। इसका मतलब है दूसरे की फीलिंग्स को महसूस करना और समझना। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे अगर कोई दुखी है तो हम उसके साथ सहानुभूति दिखाकर उसे उसका सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं। इससे रिलेशन गहरे होते हैं और दूसरों को ये महसूस होता है कि हम उन्हें समझते हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रभावी संचार के बारे में यानी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में। इसका मतलब है सिर्फ बोलना नहीं बल्कि साफ, सटीक और संवेदनशील तरीके से बात करना। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में सुनना उतना ही ज़रूरी है जितना बोलना। बोलते टाइम शब्दों के साथ स्वर, भाव और बॉडी लैंग्वेज भी मायने रखता है। जब कम्युनिकेशन अच्छा होता है तो गलतफहमियां कम होती है और ट्रस्ट बढ़ता है। नेक्स्ट है सही समय पे सही कार्य यानी सोशल टाइमिंग। इसका मतलब है कौन सी चीज़ कब करनी चाहिए ये समझना। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो उसका मजाक करना सही नहीं होगा। अगर किसी को सक्सेस मिली है तो उसकी खुशी में हमें शामिल होना चाहिए। सोशल इंटेलिजेंस हमें ये सिखाता है कि हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट कैसे करें। नेक्स्ट है समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका मतलब है जब कोई दिक्कत आए तो घबराना नहीं, संघर्ष या परेशानी आने पर शांति से हल निकालना, दूसरों को ब्लेम करने की बजाय सोच समझकर एक सॉल्यूशन निकालना। सोशल इंटेलिजेंस हमें ये सिखाता है कि हम टकराव से बचें और सॉल्यूशन ढूंढें। नेक्स्ट है सामुदायिक भागीदारी यानी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इसका मतलब है समाज में सक्रिय योगदान देना। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, पड़ोस में स्वच्छता अभियान या त्यौहार में सहयोग करना। इससे हमारा सामाजिक जुड़ाव बढ़ता है और एक बेहतर समाज के निर्माण में मदद मिलती है। नेक्स्ट है साहस यानी करेज। इसका मतलब है डर को हटाकर सही कदम उठाना। नए लोगों से बात करने में झिझक मत करो। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें ये ताकत देती है कि हम गलत को टोकें और सही का सपोर्ट करें। तो लास्ट है सांस्कृतिक और सामूहिक मूल्य मतलब कल्चरल और ग्रुप वैल्यूज़। इसका मतलब है हर किसी के बैकग्राउंड, रिलीजन, लैंग्वेज और जेंडर को समझना, उन्हें अपनाना और उनकी रिस्पेक्ट करना। तो आइए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इमोशनल इंटेलिजेंट का सोशल साइड हमें ये सिखाता है कि हमें सिर्फ अपनी नहीं दूसरों की फीलिंग्स की भी परवाह करनी चाहिए। हम कैसे बात करते हैं, कैसे सुनते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं, यही हमें एक समझदार, संवेदनशील और सहयोगी व्यक्ति बनाता है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रभावी संचार के बारे में यानी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन देंगे संचार यानी कम्युनिकेशन के बारे में। संचार सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि ये विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का दो तरफा आदान प्रदान होता है। तो आइए हम बात करते हैं कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपनी बात को इस तरीके से कहना कि सामने वाले उसे सही तरीके से समझे और रिएक्ट दें।
तो आइए हम बात करते हैं प्रभावी संचार के तत्व यानी एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन के बारे में। देन हम बात करेंगे स्पष्टता यानी क्लियरिटी के बारे में। इसके बाद हम समझेंगे धैर्य से सुनना यानी एक्टिव लिसनिंग के बारे में। आफ्टर दैट हम बात करेंगे भावनात्मक जागरूकता मतलब इमोशनल अवेयरनेस के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे आत्म प्रभाविकता के बारे में यानी सेल्फ इफेक्टिव के बारे में। आफ्टर दैट हम समझेंगे आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस के बारे में। देन हम बात करेंगे आदर यानी रिस्पेक्ट के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज के बारे में। देन हम बात करेंगे सही माध्यम यानी राइट मीडियम के बारे में। और लास्ट में हम समझेंगे फीडबैक के बारे में। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन के बारे में। इसका मतलब है सामने वाले की भावनात्मक स्थिति, हाव भाव और वातावरण को समझना। इससे हम अपनी बात को उसके अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे उदास व्यक्ति से हम सॉफ्ट लैंग्वेज में सहानुभूति से बात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है स्पष्टता यानी क्लियरिटी। इसका मतलब है जो आप बात कहना चाहते हैं उसे सटीक, साफ और संक्षेप में कहें। अस्पष्ट और उलझी हुई भाषा कम्युनिकेशन को कमजोर कर देती है। नेक्स्ट है धैर्य से सुनना यानी एक्टिव लिसनिंग। इसका मतलब है बात को बीच में ना काटना, ध्यान से सुनना। इससे आपसी समझ और विश्वास बढ़ता है। जब आप सामने वाले को ध्यान से सुनते हैं तो वो ये समझता है कि आप उसकी फीलिंग्स की कद्र कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे बीच में टोकने की बजाय उसकी पूरी बात सुनना, देन अपना आंसर देना, अपना जवाब देना। तो नेक्स्ट है भावनात्मक जागरूकता यानी इमोशनल अवेयरनेस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दूसरों की फीलिंग्स को समझना और रिस्पेक्ट देना कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है। सामने वाले की फीलिंग्स को समझकर उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गुस्से में है तो शांत रहकर बात करना ही इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो नेक्स्ट है आत्म प्रभाविकता यानी सेल्फ एफेक्सी। इसका मतलब है अपने विचारों और क्षमताओं पर विश्वास होना कि हम जो बोल रहे हैं वो उचित और सही है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे अगर आप पूरी तैयारी से बोलते हैं तो आपकी बातों का असर गहरा होता है। तो नेक्स्ट है आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कम्युनिकेट करते टाइम पेशेंस और कॉन्फिडेंस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। झिझक या डर से आपकी बात कमज़ोर पड़ सकती है, भले ही उसमें सच्चाई क्यों ना हो। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे कोई स्टूडेंट है जिसे जवाब याद था लेकिन वो डर की वजह से अपना आंसर नहीं दे पाया, मतलब वो इफ़ेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाया। तो नेक्स्ट है आदर यानी रिस्पेक्ट। तो इसका मतलब है दूसरे की बात सुनते समय सम्मानजनक भाषा का उपयोग करना, चाहे आप उसकी बात से एग्री हो या ना हो। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मैं आपकी बात को समझता हूं लेकिन मेरी राय थोड़ी अलग है, ये रिस्पेक्टफुली मना करने का एक तरीका है। तो नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे हाव भाव, चेहरे के भाव, आंखों का संपर्क, हाथों की हरकतें, ये सभी बिना कुछ बोले बहुत चीज़ कह देती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं खुश हूँ तो ये कहने के साथ साथ चेहरे पे एक मुस्कान भी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है सही माध्यम यानी राइट मीडियम। इसका मतलब है कौन सी चीज़ किस तरीके से कहनी है, ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अगर माफ़ी मांगनी है तो फ़ोन या आमने सामने बात करने ज़्यादा इफेक्टिव होगा बजाय टेक्स्ट के। तो लास्ट है फीडबैक। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी कम्युनिकेशन में रिएक्ट करना ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि सामने वाला आपकी बात को समझा या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, टीचर अपने स्टूडेंट से पूछते हैं कि आप समझे, ये एक फीडबैक लेने का तरीका है। तो आइए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रभावी संचार सिर्फ बोलना नहीं बल्कि सोचने, समझने और जुड़ने की कला है। ये हमारी प्राइवेट और सोशल सक्सेस का एक बेस है। तो लास्ट में हम बात करने वाले हैं हाई इमोशनल इंटेलिजेंस व्यक्ति के लक्षण के बारे में, यानी उच्च भावनात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में। तो फर्स्ट है आत्म जागरूकता मतलब सेल्फ अवेयरनेस। सेकंड है स्व प्रबंधन यानी सेल्फ मैनेजमेंट। थर्ड है स्व नियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन। फोर्थ है प्रेरणा यानी मोटिवेशन। फिफ्थ है सहानुभूति यानी एम्पैथी। सिक्स्थ है सामाजिक कौशल यानी सोशल स्किल्स। और लास्ट है संबंध प्रबंधन यानी रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं
आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। इसका मतलब है अपने स्वभाव, विचारों और भावनाओं को जानना। उदाहरण के लिए जैसे कोई कहे मैं गुस्से में हूँ, इसीलिए अभी मैं बात नहीं करूँगा, ये आत्म जागरूकता है। तो इसका बेनिफिट है, इससे आप सही डिसीजन ले पाते हो और दूसरों को भी अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते हो। तो नेक्स्ट है स्व प्रबंधन यानी सेल्फ मैनेजमेंट। इसका मतलब है अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना और पॉजिटिव तरीके से रिएक्ट करना। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे अगर किसी ने आपको नाराज़ किया लेकिन आप चुपचाप रहकर बात को अच्छे से सुलझा लेते हैं, ये सेल्फ मैनेजमेंट है। ऐसे व्यक्ति जज्बाती होकर रिएक्ट नहीं करते और डिफ़िकल्ट टाइम में शांत होकर सोचते हैं। इससे आप पावरफुल और रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनते हैं। तो नेक्स्ट है स्वनियम यानी सेल्फ रेगुलेशन। तो इसका मतलब है इमोशन को बैलेंस करना। ऐसे लोग अपने फीलिंग्स में नहीं बोलते बल्कि वो सोच समझकर रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई बात बुरी लगी तो तुरंत गुस्सा ना हो बल्कि सोच समझ के बोलना। ये क्वालिटी आपको रिस्पॉन्सिबल और प्रोफेशनल बनाता है। नेक्स्ट है प्रेरणा यानी मोटिवेशन। इसका मतलब है खुद को हमेशा मोटिवेट रखना यानी खुद को आगे बढ़ाने की ताकत देना। ऐसे लोग चैलेंज से नहीं डरते बल्कि वो चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, एक स्टूडेंट हर बार फेल होने के बाद भी ट्राई करता है, ये मोटिवेटेड इंसान है। ऐसे लोग खुद भी ग्रो होते हैं और दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं। नेक्स्ट है सहानुभूति यानी एम्पैथी। इसका मतलब है दूसरों की फीलिंग्स को दिल से समझना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई दुखी है तो उसके पास बैठकर उसे दिलासा देना। सहानुभूति से समाज में करुणा और मानवता का विकास होता है। तो नेक्स्ट है सामाजिक कौशल यानी सोशल स्किल्स। इसका मतलब है दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन बनाना, बातचीत करना और सपोर्ट करना। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, टीम प्रोजेक्ट में सबकी राय लेना और रिस्पेक्टफुली रिएक्ट करना। ऐसे लोग जहां भी जाते हैं वहां माहौल को पॉजिटिव बना देते हैं। तो लास्ट है संबंध प्रबंधन यानी रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसका मतलब है लोगों के साथ रिश्ते को बनाना, उन्हें संभालना और विवादों को शांति से सुलझाना। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, दोस्तों में झगड़ा हो गया लेकिन आपने समझदारी से सुलझा करा दिया यानी कॉम्प्रोमाइज़ करा दिया, ये संबंध प्रबंधन है। ये गुण व्यक्ति को बेहतर मित्र, सहयोगी और नेता बनाता है। तो आइए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति न सिर्फ खुद को बेहतर तरीके से समझते हैं और कंट्रोल करते हैं, बल्कि वो दूसरों के साथ भी अच्छा रिलेशन बना पाते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे आपका एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं उसके बाद आप इस वीडियो पर दोबारा आया कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको हमारी इस एनिमेशन वीडियो से कितनी हेल्प मिली और हमारे बताए गए क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में एग्जैक्टली देखने को मिले। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए कि जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम ख़त्म हो उसके बाद आपको क्या करना है। जैसे आप गेट से बाहर निकलते हो या फिर ट्रैवल करते हो मेट्रो में, रिक्शे में, बस में, ऑटो में, आप क्या कीजिए इस वीडियो को दोबारा ओपन कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको हमारी इस एनिमेशन वीडियो से कितनी हेल्प मिली और कितने क्वेश्चन आए एग्जैक्टली जो हमने आपको बताया, क्योंकि आपका ये छोटा सा फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है और आपके यही छोटे छोटे फीडबैक हमें आगे की वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और इसके साथ ही अभी आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और आप एग्ज़ाम से कितने दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताया कीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस डेट को है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सिर्फ अपना एग्ज़ाम बताते हैं इस डेट को है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी एग्ज़ाम की डेट शीट कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए विद डेट, विद कंप्लीट एग्ज़ाम नेम, जिससे कि हम आपके लिए आगे की वीडियो अच्छे से बना सकें। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।
तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताना चाहता हूँ जो नोट्स हैं उसमें आपको अभी तक जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं विद आंसर सॉल्यूशन के साथ। और जो हमने प्राइस रखा है वो एकदम रीजनेबल प्राइस है, 49 रुपीज़ ओनली। और बाकी अगर यूट्यूबर्स की कंपैरिजन करें तो वो जो नोट्स का प्राइस रखते हैं वो 150 से 200 रुपये रखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमने आपके लिए काफ़ी रीजनेबल प्राइस रखा है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट से कमेंट करते हैं कि आप पीडीएफ को क्यों सेल करते हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा यूट्यूब से उतनी इनकम नहीं हो पाती। यूट्यूब से हमारा खर्चा भी नहीं निकल पाता अगर मैं आपको रियलिटी बताऊँ तो। क्योंकि जो एजुकेशनल वीडियो होती है, आप खुद ही सोचिए जो एजुकेशनल वीडियो होती है आप कब वीडियो देखते हो? एग्ज़ाम से सिर्फ 2 दिन पहले। और हम 6 महीने पूरी मेहनत करते हैं आपको वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। और जो भी स्टूडेंट्स होता है वो 2 से 3 दिन पहले वीडियो देखता है, उसके बाद फिर 6 महीने कोई नहीं दिखता। ये रियलिटी है और उस 6 महीने तक कोई भी इनकम नहीं आती। और जो हमने प्राइस इसलिए रखा है क्योंकि हम जो आपके लिए बुक्स परचेज़ करके लाते हैंगे, कम से कम उसकी कॉस्ट निकल सके और आप में से ज़्यादा 3 से 4 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 लोग परचेज़ करते हैं। तो हम सोचते हैं उतने से ही हमारी जो कॉस्ट है वो निकल जाए बुक्स की, क्योंकि हमें भी बुक्स को परचेज़ करना होता है आपके लिए नोट्स बनाने के लिए। सो दैट्स व्हाई हमने प्राइस रखा हैगा। और अगर हम बात करें बड़े यूट्यूबर की तो उनके जो सब्सक्राइबर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते होंगे और उनके जो व्यूज़ आते हैं वो लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख इस तरीके से आते होंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर हमारे भी सब्सक्राइबर 5 लाख हो गए और हर वीडियो पे 1 लाख, 2 लाख व्यू आने लगे तो हम भी आपके लिए जो पीडीएफ है वो फ्री कर देंगे। सो प्लीज़ अब कमेंट में ये मत कमेंट कीजिएगा कि जो आप जो पीडीएफ को सेल कर रहे हो, सेल मत कीजिए, फ्री में प्रोवाइड कीजिए। क्योंकि उसका रीज़न है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई इनकम नहीं है, कोई भी इनकम नहीं आ रही है। अगर आप बात करें तो 6 से 7 महीने में हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 8 से 9 हज़ार रुपए ही आते हैं, 6 महीने में, आप खुद सोचिए। और हमारा जो बुक है, उसका भी कुछ नहीं निकल पाता। दैट्स व्हाई हमें पीडीएफ को सेल करना पड़ रहा है। और मैं आपसे ये भी वादा करता हूँ, अगर हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर हो जाएँगे और हर वीडियो पे 1 से 2 लाख व्यू आने लग जाएँगे, तो हम भी आपके लिए जो पीडीएफ है, वो फ्री कर देंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए, तो जो नोट्स का लिंक है, वो मैंने आप सभी को अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से नोट्स को ईज़िली डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करते हो, सबसे ऊपर यहाँ पर आपको शो होगा सब्जेक्ट का नेम। उसके जस्ट नीचे हमने आप सभी को प्रोवाइड किया हैगा वीडियो का लिंक। अगर आपको नोट्स में कुछ चीज़ समझ में नहीं आता हैगा, तो आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो वाले लिंक पे क्लिक कर सकते हो। और जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते हो, देन आपके सामने ये वीडियो ओपन हो जाती है और आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हो। इसके अलावा हमने आप सभी को प्रोवाइड किया है हमारे यूट्यूब चैनल का होम पेज का लिंक, जिससे कि पुरानी, नई और आने वाले सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इसके साथ ही हमने प्रोवाइड किया है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, जिससे कि एसएल से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इसके अलावा फिर भी और कोई डाउट रह जाता है आपको, तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, डोंट वरी। तो जैसा कि आप देख सकते हो, सबसे पहले मैंने आपको लेटेस्ट सिलेबस के बारे में बताया गया, उसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताया गया है। इसके बाद जितने भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए, वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस पीडीएफ के अंदर मिलने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसके जो आंसर है ये काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके बनाए गए हैं। और अगर आप इन आंसर को अपने एग्ज़ाम में लिखते हो तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाओगे। ये बहुत ही एक्यूरेट आंसर हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, काफ़ी डिटेल में हमने आपके लिए प्रोवाइड किया है और ठीक इसी तरीके से आपको भी अपने एग्ज़ाम में लिखना आएगा। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।